जय हिंद, स्वागत है आपका एक स्पेशल सेशन में। और वही जैसे हम लोग कवर कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का ये दूसरा पार्ट वीडियो है। और इसके पहले हमने एक पार्ट कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप अवश्य देख लें, तभी आप इस पार्ट को देखने आए। नहीं अन्यथा ये क्या कहते हैं कि थोड़ा सा समझ भी नहीं आएगा, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो टॉपिक को कनेक्ट करने में। तो पहला पार्ट आप अवश्य देख लें, उसके बाद आप ये पार्ट को देखें। और इस पार्ट में हम लोग पहले पार्ट के बाद जो टॉपिक ख़त्म हुआ था, उस टॉपिक के बाद की हम लोग आज चर्चा का क्या कहते हैं कि आगे लेकर चलेंगे। और यही सब ये है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को देखिएगा और अन्य लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये देखिए पार्ट वही है, इधर के हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम जहाँ से डायरेक्ट लास्ट वीडियो या लास्ट क्लास हम लोग जो छोड़े थे, उसके बाद का क्या कहते हैं कि क्लास आज ही स्टार्ट करेंगे। ठीक, हमने छोड़ा था कि वीटो पावर में देखिए सुधार होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग को आज टॉपिक पढ़ना था कि वीटो पावर में भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए, क्यों मिलनी चाहिए, क्या इसके पीछे का रीज़न है। ये एक तरह से कहा जाए कि आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए आज चर्चा का विषय रहेगा हमारा कि जो महासभा क्या कहते हैं, सॉरी, यूएनओ के जो 6 अंग हैं, 6 अंग में आपने देखा होगा कि पहला अंग था महासभा, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरा अंग था आपका क्या कहते हैं कि सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हुए। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य थे, 15 में से 5 स्थायी देश हैं यानी परमानेंट कंट्रीज, और 10 क्या कहते हैं कि अस्थायी देश थे। और इन्हीं एक तरफ से कहा जाए कि 5 स्थायी देशों के पास वीटो पावर है। ये लोग जो कहते हैं वो होता है दुनिया में, और जो भी अगर सुरक्षा परिषद या यूएनओ करना चाहता है तो ये 5 देशों का हाँ बोलना ज़रूरी होता है, तभी एक तरफ से कहा जाए कि काम होता है। तो यही वीटो पावर में सुधार क्यों होना चाहिए, क्यों इसकी आवश्यकता है, इसका पहला मतलब पिछले टॉपिक में हमने यही डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सुरक्षा परिषद में भारत को जगह मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या एक तरफ से कहा जाए कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के रूप में भारत को जगह मिलना चाहिए, यानी भारत को वीटो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले ना पूरा एक तरफ से कहा जाए कि वर्ल्ड या जो भी है ये 5 देश ये ना वीटो पावर नहीं देना चाहते। तो ये क्यों नहीं देना चाहते किसी अन्य देश को, चाहे भारत ही नहीं किसी अन्य देश को भी नहीं देना चाहते। तो ये क्यों नहीं देना चाहते भारत को, इसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत को वीटो पावर नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे का क्या कारण है। पहले ना मिलने के कारण हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या ऐसे कारण है जो भारत को वीटो पावर के लिए एक तरफ से कहा जाए कि प्रबल हकदार, या प्रबल एक तरफ से कहा जाए कि एक उम्मीदवार के तौर पर जैसे कि खड़ा पाते हैं, जिसमें भारत को एक तरफ से कहा जाए कि ये मिलना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं मिलना चाहिए। ठीक, ये देखिए क्या ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जो स्थायी देश हैं, ये भारत को वीटो पावर देने से पहले क्या एक तरफ से कहा जाए कि चीज़ें हैं, फैक्ट हैं जो कहते हैं कि भारत को ये योगदान भारत को स्थायी वीटो नहीं मिलना चाहिए। देखिए पहला कारण ये लोग बताते हैं कि भारत का यूएनओ में योगदान बहुत कम है। यूएनओ में जो बजट होता है, यूएनओ में जो एक तरह से कहा जाए यूएनओ में आपका क्या कहते हैं कि जो पैसा दिया जाता है, जो सभी देश इसमें आपका क्या कहते हैं कि सहयोग के तौर पर जो राशि देते हैं, उसमें भारत का योगदान काफ़ी कम है, ये कहा जाता है। हाँ, वाक़ई में अगर देखा जाए तो भारत का योगदान काफ़ी कम है, काफ़ी कम पैसा देता है, क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा विकसित राष्ट्र नहीं हैं। हम खुद एक तरफ से कहा जाए विकासशील देश हैं। हमें अपने देश में विकास को लेकर चलना है, अपने देश में हमें व्यवस्था लेकर चलनी है। तो हम एक तरफ से कहा जाए कि बहुत ज़्यादा यूएनओ को सपोर्ट नहीं कर पाते, पैसे के तौर पर हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते। ये बात एक तरफ से कहा जाए कि कहीं न कहीं ये एक सच है, और एक मुद्दा के तौर पर ये लोग हमें नकारते हैं। अगला है कश्मीर समस्या अभी भी भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित मुद्दा है। ठीक, इनका ये कहना है कि जब ये भारत कश्मीर समस्या ही अपना कश्मीर समस्या अपने आसपास के देशों से नहीं सुलझा पा रहा है, जैसे भारत पाकिस्तान के मध्य जो कश्मीर समस्या है, हम अपनी ही समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो विश्व में हम कैसे सुलझाएंगे। विश्व में हम यूएनओ में वीटो पावर लेकर क्या करेंगे, मतलब विश्व की समस्याओं को कैसे सुलझाएंगे जब हम अपनी ही समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं। तो एक कारण इन्होंने एक तरफ से कहा जाए कि ये भी इन्होंने बताया कि इसके लिए भी भारत को वीटो नहीं मिलना चाहिए। अगला कारण अगर देखा जाए तो अगला कारण में क्या है, एक और है कि वीटो देने के पक्ष में ना 4 जो उसमें 5 जो स्थायी देश हैं, उस 5 स्थायी देश में 4 स्थायी देश भारत के पक्ष में है भी हैं।
जो देना भी चाहते हैं भारत को वीटो, लेकिन एक जो वीटो का उसमें सबसे मेन विरोधी है चाइना। चाइना एक तरफ से कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा विरोध करता है, और चाइना के विरोध करने के कारण वीटो पावर में सुधार नहीं हो पा रहा है, और ना ही उसमें एक तरफ से कहा जाए कि भारत को जगह मिल पा रहा है। तो चाइना एक तरफ से कहा जाए कि इंडिया का विरोध कर रहा है, या इंडिया पे वीटो लगा दे रहा है कि इंडिया को क्या कहते हैं कि वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। अगला है, एक विश्व में कानून है सीटीबीटी, ठीक, एक कानून है। ये एक तरफ से कहा जाए परमाणु हथियार विस्तार को रोकने वाली एक वो है कि विश्व में परमाणु हथियार नहीं बनना चाहिए, कोई अन्य देश ना बनाए, इसका एक कानून है। इसके लिए जो कानून बना था इस पर हमने हस्ताक्षर नहीं किया है, और इस पर हमने एक तरफ से कहा जाए कहीं ना कहीं हम अपने यहाँ परमाणु बम रखे हुए हैं, ठीक। इस कानून पे हमने स्वीकृति नहीं दी है, और आपका क्या कहते हैं कि हम परमाणु बम रखे हुए हैं। तो इस कानून का उल्लंघन के तौर पर भी भारत को माना जाता है या जिम्मेदार माना जाता है, जिससे भारत को बोला जाता है कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलता या नहीं मिलना चाहिए। सीटीबीटी कानून पर भारत हस्ताक्षर नहीं किया है, इसके लिए भी एक तरफ से कहा जाए कि कहा जाता है कि भारत को वीटो नहीं मिलना चाहिए। अगला, भारत में लोगों के खिलाफ होने वाली हिंसक घटनाएं, किसी न किसी लोगों के खिलाफ हिंसक घटनाएं हो रही हैं। जैसे आप देखे होंगे कि मणिपुर में पिछले 1.5 साल से समस्याएं चल रही हैं। ठीक उसी तरह हमारा एक तरफ से कहा जाए कि नक्सलवाद समस्या, नक्सलवादों के साथ हम हमेशा आपसी ही लोगों में क्या कहते हैं लड़ रहे हैं, झड़प रहे हैं। ठीक, हमारे यहाँ जातिगत समस्या, हमारे यहाँ धार्मिक समस्या, ठीक इस तरीके का, और विकसित राज्यों का गरीब राज्यों पर वर्चस्व, ऐसे बहुत सी समस्याएं, मतलब हमारे यहाँ ये कई प्रकार की हिंसक घटनाएं हो रही हैं। हमारे यहाँ का अपराध दिन पर दिन बढ़ रहा है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, पुरुषों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, बुजुर्गों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। तो ये दिन पर दिन हमारे यहाँ ही इतनी अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और हमें यूएनओ के जैसे कि सीट, तो हमें एक तरफ से कहा जाए हम अपने घर के मुद्दे को अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं, हमें विश्व के मुद्दे का चाहिए, विश्व के मुद्दे में हमें टांग अड़ाना है। तो ये भी एक तरफ से कहा जाए कि भारत के पक्ष को क्या करता है, कमजोर करता है, कि भारत को एक तरफ से कहा जाए वीटो नहीं मिलना चाहिए। अगला है, भारत में लोकतंत्र पर सवाल खड़ा होता है। ठीक, भारत की जो लोकतांत्रिक, जिसका हम लोग डिंडोरा पीट रहे हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या में हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ संचालित हो रहे हैं, तो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भी सवाल उठता है। एक तो हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और दूसरा हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं कि आपका वो देसी पौआ और 500 रुपए में ही वोट दे देते हैं। प्लस हमारे यहाँ नेताओं में बढ़ते हुए आपराधिक क्या कहते हैं नेताओं के वर्चस्व, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, चुनाव में धांधली, ऐसे कई सारे सवाल खड़े करते हैं जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी क्या करते हैं, एक खतरे में डालते हैं, या लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी एक तरफ से कहा जाए कि प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो ये सब ऐसे कारण हैं जो ये तय करते हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। ये एक ऐसे कारण हैं जो ये तय करते हैं या ये बताते हैं कि भारत को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भारत भी बहुत अच्छा कंट्री नहीं है, ये ऐसा बताते हैं। लेकिन लेकिन अगर हम इसका दूसरा पहलू बताएं, तो हम आपको ये बताएं कि जितनी भी प्रॉब्लम है ना, इतनी प्रॉब्लम अन्य देशों में भी है। जो 5 स्थायी देश है ना, उन देशों के पास भी इतनी प्रॉब्लम है। वह देश भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं देते यूएनओ को, उस देश में भी कोई ना कोई एक तरफ से हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उन देश के भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सवाल उठते हैं। ठीक, ये चीजें, उन देशों ने भी परमाणु बम अपने पास रखा हुआ है, तो उनके पे जब सवाल नहीं उठता, वो लोग पहले से ही बैठे हुए हैं, वो दूसरे पे कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो अगला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे या अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि भारत को वीटो पावर क्यों मिलना चाहिए, आखिर क्यों भारत को वीटो पावर क्या है, मिलना चाहिए। तो देखिए, भारत को क्यों वीटो पावर मिलना चाहिए, तो इसका पहला रीजन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। ठीक ना, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र हम हैं। ठीक ना, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र कौन है, भारत है। तो एक तो ये कारण, दूसरा, भारत किसी भी ग्रुप का सदस्य नहीं है, वस्तु नहीं, ग्रुप है यहाँ पर। ठीक, भारत किसी भी ग्रुप का सदस्य नहीं है, ठीक, किसी भी गुट का सदस्य नहीं है। जैसे देखा जाए, विश्व 2 गुटों में बढ़ा है। एक गुट है जैसे विश्व क्या है कि 2 गुटों में बटा हुआ है। एक गुट है आपका अमेरिका का, जो अमेरिका के सगे संबंधी या अमेरिका के पूरे एक तरफ से कहा जाए कि मित्र राष्ट्र हैं, और एक गुट है आपका क्या कहते हैं कि रसिया का। ठीक, रसिया वाले पूरे विश्व पर अलग प्रकार का अपना आइडियोलॉजी थोपना चाहते हैं, और अमेरिका वाले अलग आइडियोलॉजी थोपना चाहते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश पे में भी, या हमारे देश के पास भी ऑफर आया था कि हम अमेरिका के गुट में मिल जाएं कि हम रसिया के गुट में मिल जाएं, लेकिन हम किसी भी गुट में नहीं मिले। हम एक अलग ही गुट लेकर चलाएं, जिसको कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन।
भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक तरफ से कहा जाए कि संस्थापक राष्ट्र है। भारत एक ऐसा मुहिम चलाया है कि कोई भी इन गुटों में ना मिले। कोई अगर तटस्थ रहना चाहता है, किन्हीं का संबंध दोनों गुटों के साथ रहे, रसिया से भी रहे, अमेरिका से भी रहे, वो अपना दोनों से अच्छे संबंध बना के एक अलग ही व्यक्ति रहेगा, अलग ही गुट में रहेगा, किसी के ग्रुप में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जो गुट निरपेक्ष आंदोलन चला था, ये भारत चलाया था। आज गुट निरपेक्ष आंदोलन में कम से कम 120 से अधिक राष्ट्र हैं और ये भारत ही चलाया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन सबको लेकर चलते हैं। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, ये सबको, पूरे विश्व के देशों को लेकर चलने की बात कहता है। ठीक, ये चीजें तो हम लोग सबको लेकर चलने की बात कहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ रसिया की बात करेंगे, सिर्फ अमेरिका की बात करेंगे, नहीं, हम लोग सबको लेकर साथ में चलने की बात कर रहे हैं। तो ये है, तो हम लोग एक तरफ से कहा जाए कि सबको साथ लेकर चलते हैं, किसी भी गुट के हिस्से नहीं है। अगला है, यूएनओ के संस्थापक देशों में से हम एक हैं। यूएनओ के संस्थापक देश मतलब यानी कि यूएनओ जब से बना है ना, तब से हम वहाँ की मीटिंग ले रहे हैं, तब से हम वहाँ की मीटिंग में अटेंड हो रहे हैं। और ये कैसे बना था, किस तरह बना था, हमने भी इसमें बढ़ चढ़कर क्या लिया था, हिस्सा लिया था। यूएनओ के संस्थापक राष्ट्र हैं हम लोग, तो हम लोग को भी एक तरफ से कहा जाए मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नए नवेले अभी दक्षिणी सूडान की तरह 2011 में हम लोग आ गए, क्या कहते हैं कि इसकी सदस्यता लेके और तुरंत वीटो पावर की मांग करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग काफी पुराने सदस्य हैं आपके, क्या कहते हैं कि इसके यूएनओ के। ठीक, अगला है यूएनओ के बजट में हम, भले ही ये लोग बोल रहे थे ना कि यूएनओ में भारत का बजट योगदान कम होता है, हम मानते हैं कि यूएनओ में बजट या पैसे रुपये के मामले में भारत का कम योगदान है, लेकिन यूएनओ को या विश्व लेवल पर जितनी भी एक तरफ से कहा जाए प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम अपनी सेना, ठीक ना, सेवा नहीं सेना, ठीक, ये चीजें क्या है, सेना, ठीक, ये सेना, फोर्सेस, ये चीजें, सेना और दवाइयां। ठीक, विश्व में जितने भी यूएनओ के प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें हम अपनी सेना और दवाइयां बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं, या बढ़ चढ़कर इसको एक तरफ से कहा जाए कि यूएनओ को देते हैं योगदान के तौर पर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत का योगदान कम है? पैसा रुपया नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीजें तो दे रहे हैं ना। ये तो वही बात हुई कि सब सामान को भी अलग ले लो, बाद में बोलो कि तुम 2 रुपया दिए हो। ऐसा थोड़ी होता है, सामान हम जो दे रहे हैं वो क्या कम है? तो ये एक तरफ से कहा जाए कि हम लोग का योगदान काफी अच्छा है। और अगर कुछ देखा जाए कि और क्या है जो एक तरफ से कहा जाता है, जैसे इन लोगों ने ना देने के कारण में ये बताया कि भारत पाकिस्तान का जो आपसी समस्या है, कश्मीर समस्या, इस समस्या के कारण भी इनको ये लोग नहीं देना चाहते। तो उस समस्या के बारे में बताएं कि आप जैसे ही आप देखे होंगे पहले पार्ट के वीडियो में, आपने देखा होगा कि यूएनओ का जो कार्य करने का सिद्धांत है वो कहता है कि किसी के आंतरिक मामले में क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है, आंतरिक मामले में आप हस्तक्षेप कैसे कर सकते हो? ठीक, कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और आंतरिक मामले में आप हस्तक्षेप नहीं कैसे कर सकते हो? ठीक उसी तरह यूएनओ का एक आपका क्या कहते हैं कि संस्था ये है, डिक्सन आयोग। डिक्सन आयोग ने साफ साफ कहा है कि कश्मीर समस्या भारत पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, हमें इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, हमें इस पर एक तरफ से कहा जाए कमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये आपका क्या कहते हैं कि ये तोड़ है। अगला है कि ये लोग कहते हैं कि सीटीबीटी पर भारत ने कानून पर साइन नहीं किया, या सीटीबीटी जो कानून है इस पर भारत साइन नहीं किया है, इसलिए भारत को भी क्या कहते हैं कि वीटो पावर की सदस्यता या वीटो पावर नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, हम मानते हैं सीटीबीटी पर हम कानून नहीं किए हैं, लेकिन सीटीबीटी कानून पर हस्ताक्षर ना करके हमने परमाणु बम बनाया है। और परमाणु बम हम इसलिए बनाए हैं ताकि दूसरे देशों को डरा सकें जो परमाणु बम लेकर हम लोग को डराते थे। मतलब परमाणु बम हम किसी के युद्ध में करने के लिए या युद्ध में प्रयोग करने के लिए नहीं बनाए हैं, परमाणु बम सिर्फ हम अपने बचाव के लिए बनाए हैं। परमाणु बम जैसे ही हम लोगों ने बनाया वैसे ही हमारे यहाँ एक परमाणु बम की नीति है। परमाणु बम की नीति ये कहती है, ठीक, परमाणु बम की नीति ये कहती है कि किसी भी ऐसे देश से जिससे युद्ध हो रहा है उस पर हम पहली बार परमाणु बम या पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगला एक चीज ये है कि अगर उसने किया तब हम ये उपयोग करेंगे। और एक चीज इसमें ये है कि कोई एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम नहीं है, तो अगर उससे हम युद्ध कर रहे हैं तो उससे हम परमाणु बम से युद्ध नहीं करेंगे, उसमें हम बाकी के हथियारों से युद्ध करेंगे। ये हमारी परमाणु नीति है। तो आप सीटीबीटी कानून चाहे पास किए हों, चाहे उस पर हस्ताक्षर किए हों या ना किए हों, लेकिन हमारे संसद के द्वारा बनाया गया परमाणु बम की नीति कहीं ना कहीं सीटीबीटी कानून का ही क्या है, पालन करवाती है, या पालन एक तरफ से करने के पीछे का एक वो है। तो ये एक तरफ से कहा जाए कि ये तोड़ रहा, जो कहीं ना कहीं आपको क्या कहते हैं कि ये भारत के तर्क को मजबूत करते हैं कि भारत को भी वीटो पावर मिलना
चाहिए। ठीक, इतने सारे तर्क हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए और इन्होंने बोला कि भारत में लोगों के खिलाफ हिंसक घटनाएं होती हैं, या भारत में हमेशा कुछ न कुछ हड़ताल लगा रहता है, या हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल किसका नहीं उठ रहा है? हर जगह तो हम देख रहे हैं कि सभी देशों में कहीं ना कहीं चुनाव धांधली या वोटरों को अपने यहाँ लुभाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हर देश कर रहे हैं। प्लस हमारे यहाँ जो हड़ताल हो रही है या जो सरकार के खिलाफ जो भी एक तरफ से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इन लोकतंत्र को कमजोर कैसे कर सकते हैं? अगर आम आदमी के पास इतना अधिकार है कि वह रोड पर शांति प्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन करके सरकार की नीतियों का विरोध कर सके, सरकार की नीतियों का एक तरफ से कहा जाए कि चक्का जाम कर सके, सरकार के कामकाज में अडंगा डाल सके, तो ये तो लोकतंत्र की मजबूती है। कम से कम लोगों को इतना तो अधिकार है कि ये सरकार की नीतियों का विरोध कर पा रहे हैं। ठीक, ये चीज, ये तो लोकतंत्र की मजबूती हुई। इसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत में हिंसक घटनाएं हो रही हैं और ये क्या कहते हैं कि भारत का तर्क कम है, जो वीटो पावर इसको नहीं मिलना चाहिए? तो ये सारी चीजें हैं जो कि ये कहते हैं कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। भारत वीटो पावर का एक तरह से कहा जाए कि कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार के तौर पर माना जाता है। अगला एक समस्या हम लोग पढ़ते हैं कि वीटो पावर अगर मिल गया तो क्या सही होगा और क्या गलत होगा। ठीक, ये चीजें, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसके लिए ना थोड़ा वर्ल्ड मैप की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए वर्ल्ड मैप का हम लोग को वही वाला पीडीएफ देखते हैं। देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा क्या है। ये है भारत। अगर भारत को वीटो पावर मिल गया तो इसके फायदे क्या होंगे? तो फायदे ये होंगे कि भारत हमेशा दक्षिण राज्यों को भी लेकर चला है। भारत दक्षिण अमेरिका को भी, यहाँ के राष्ट्रों को भी अच्छा संबंध है, यहाँ के राष्ट्रों से भी अच्छा हमारा एक तरफ से कहा जाए फ्रेंडशिप है, अच्छा खासा व्यापार होता है, आवाजाही, सांस्कृतिक सही प्रकार की यहाँ पे संबंधित हैं। तो इन सब के मुद्दों को भी भारत क्या करेगा? यूएनओ में उठाएगा। अफ्रीका में जितनी समस्या है, इन समस्या को भारत क्या है? यूएनओ में उठाएगा। अभी हाल ही में जैसे सुने होंगे कि भारत जब G20 की मीटिंग कर रहा था पिछले साल, तो हम लोगों ने अफ्रीका यूनियन को G20 का एक नया राष्ट्र के तौर पर क्या किया? उसमें नामित किया, और आज G20 G21 बन गया है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की ही देन है। भारत ही इस मुद्दे को उठाया था, जिसमें पूरे अफ्रीकी यूनियन को ही G20 का पार्ट बनाया गया था। तो भारत इन सबको भी लेकर चलता है, भारत इस क्षेत्र को भी लेकर चलता है। भारत हिंद महासागर में जितनी भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को यूएनओ में उठा सकता है, क्योंकि ये सदस्य देश जो ऊपर के हैं, ये लोग कभी नहीं उठाते। तो ये तो एक तरफ से कहा जाए कि फायदे हैं। प्लस भारत आतंकवाद का विरोध करता है। भारत चाहता है कि विश्व में गरीबी हटे, आतंकवाद दूर हो, किसी भी प्रकार की आर्थिक असमानताएं ना हो, सबको शिक्षा मिले, सबका विकास हो। इन सभी मुद्दों पे भारत क्या है? बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और आवाज उठाता है, इस सब के मुद्दे पे चर्चा कराता है। तो अगर भारत को वीटो पावर मिल गया तो ये विश्व में ये सब काम होंगे, ये फायदे होंगे। ये क्या होगा? फायदे होगा। लेकिन घाटा क्या होगा? घाटा ये होगा कि जो हमारी तटस्थ विदेश नीति है, तटस्थ मतलब एक तरफ से कहा जाए कि न्यूट्रल जो विदेश नीति है, हो सकता है कि वो प्रभावित हो। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं दूसरे देश पर भी निर्भर हैं। उदाहरण के तौर पर, ठीक, उदाहरण के तौर पर जैसे आप ये पूरा सेशन देखे होंगे तो आपको पता है कि एक महासभा है, ठीक ना? महासभा की मीटिंग में बैंक मारा जा सकता है, या महासभा की मीटिंग में आप हो सकता है कि आप पहुंच जाएं और वोट ना दें, किसी भी मुद्दे पर वोट ना दें। लेकिन अगर सुरक्षा परिषद में अगर आप पहुंच गए तो आपको वोट देना ही पड़ेगा, आपको वोट देना ही पड़ेगा। और सुरक्षा परिषद क्या करता है? सुरक्षा परिषद को बोले ना कि विश्व का पुलिसमैन है, मतलब एक ऐसा पुलिसमैन जो दो मुद्दों को या दो बड़े बड़े एक तरह से लड़ने वाले ग्रुपों के बीच में समझौता कराता है। ठीक है चीजें। अब उदाहरण के लिए सोचिए कि गांव में कोई एक दुबला पतला आदमी दो बड़े बड़े पहलवान लोगों के युद्धों को क्या कर रहा है? छुटका रहा है। कह रहे मत लड़ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए वो उठाकर किसको कहां फेंक देंगे? इस तरीके का। ठीक इसी तरह वर्ल्ड लेवल पे जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, जिनकी कुछ समस्याएं हैं, उन मुद्दों को अगर भारत अभी सुलझाना चाहे तो भारत अभी इतना कैपेबल नहीं है। हम अभी पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। छोटी छोटी चीजों के लिए अभी हम भी क्या है? दूसरे देशों पर निर्भर हैं। और वहां पर अगर हम मुद्दे को नहीं सुलझा पाए, किसी के पक्ष में वोट कर दिए या किसी के विपक्ष में वोट कर दिए, तो क्या हो जाएगा? किसी न किसी देश से हमारा संबंध कुछ हद तक क्या है? खराब होने के चांसेस रहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर 2000 आपके क्या कहते हैं कि अभी जब 19-20 चल रहा था, 2020 उसके आसपास ईरान पर क्या है कि कुछ जुर्माना लगाया गया।
यूएनओ में ईरान पर क्या लगाया गया ना, जुर्माना लगाया गया। ठीक, तो जब महासभा में वोटिंग की जा रही थी कि ईरान पर जुर्माना लगे, तो भारत इसकी मीटिंग पर हिस्सा ही नहीं लिया था। मतलब ना तो हाँ बोला था, ना तो ना बोला था। हाँ बोलता तो ईरान से संबंध हमारा खराब होता, ना बोलता तो अमेरिका से हमारा संबंध खराब होता। ठीक, और जो बड़े देश हैं उनसे मेरा संबंध खराब होता, हम लोग का खराब होता। तो हम लोग इस मीटिंग में क्या किए, हिस्सा ही नहीं लिए। तो फिर हम लोग ये बता दिया अपना बिजी शेड्यूल कि अरे यहाँ बिजी थे, वहां बिजी थे, नहीं आ पाए, ये सब चीजें। तो ये एक तरफ से। लेकिन महासभा की मीटिंग आप क्या कर सकते हो, बंग मार सकते हो। लेकिन अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक, जो सुरक्षा परिषद है, उसमें अगर भारत को वीटो पावर मिल गया, भारत एक स्थायी राष्ट्र के रूप में इसमें अगर प्रस्तावित हो गया, तो भारत इसकी मीटिंग को क्या है, बंग नहीं मार सकता। और अगर इसकी मीटिंग में गया है तो भारत को हाँ या ना बोलना पड़ेगा। हाँ बोला तो अमेरिका से ईरान से संबंध खराब, ना बोला तो अमेरिका से संबंध खराब। तो वीटो पावर लेकर ना हम फंस भी सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि बहुत ज्यादा वीटो पावर लेके एक तरफ से खा जाइए, लेकिन हालांकि जब अन्य 5 देश अच्छे से पूरी दुनिया को चला रहे हैं, पूरी दुनिया में एक तरफ से वो कर रहे हैं, तो भारत को भी वीटो पावर मिलेगा, तो भारत बहुत ही अच्छे से इसको क्या कर लेगा, काम कर लेगा। ऐसा एक तरफ से कहा जाए कि भारत की विदेश नीति और भारत की एक तरफ से कहा जाए कि जो सरकार पे, इन सब पे क्या है, भरोसा है। तो भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए और जरूरी मिलना चाहिए। आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ठीक, ये था वीटो पावर के संबंध में जैसे कि क्या कहते हैं टॉपिक। अगला देखते हैं। हाँ, अगला देखिए, अगला एक टॉपिक है G4। G4 क्या है, G4 विश्व में 4 देशों का एक ग्रुप है जो मांग कर रहा है वीटो पावर की। ठीक ना, विश्व में G4 यानी ग्रुप 4 एक 4 देशों का ग्रुप है जो मांग क्या कर रहा है, ये मांग कर रहा है वीटो पावर की, कि हमें भी वीटो पावर चाहिए। ये 4 देशों में कौन कौन से हैं उनके बारे में देखिए। 2005 में इस ग्रुप की स्थापना की गई थी, और इस ग्रुप में कौन कौन जैसे राष्ट्र हैं, तो ये है, एक है दक्षिण अमेरिका का राष्ट्र ब्राजील, ये भी वीटो पावर की मांग कर रहा है। एक है यूरोप में जर्मनी, इधर हम लोग हैं एशिया में भारत, और इधर एशिया में एक है जापान। तो ये 4 देश हैं जो क्या कर रहे हैं, वीटो पावर की मांग कर रहे हैं कि वीटो पावर हम सबको मिलना चाहिए, या हम चारों को यह है वीटो पावर क्या है, मिलना चाहिए। तो ये 4 देश भी क्या हैं, वीटो पावर की मांग कर रहे हैं। ये एक तरफ से कहा जाए कि वो है। ठीक, ये अगला देखते हैं कि ये 4 देश, इनके बारे में याद रखिएगा कौन कौन से हैं, ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। ठीक, इसको G4 कंट्री कहते हैं, और ये वीटो पावर की मांग कर रहे हैं। ये देश क्या कर रहे हैं, वीटो पावर की मांग कर रहे हैं। ठीक, अगला देखते हैं कि अगला इसमें क्या है, एक टॉपिक है जिसको कहते हैं कॉफी क्लब। जो 4 देश वीटो पावर की मांग कर रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए एक अलग ग्रुप बना है। समझ रहे हैं, उनका वो करने के लिए, विरोध करने के लिए क्या है, एक अलग ग्रुप बना है। एक अलग ग्रुप बना है, उसको क्या कहते हैं, कॉफी क्लब। इस ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉफी क्लब। ठीक, यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंसस इसका एक तरफ से का जो ऑफिशियल नाम है, और ये है आपका क्या बोलते हैं, कॉफी क्लब। कॉफी क्लब कब बना है, ये बना है 1990 में। इसमें कितने राष्ट्र हैं, इसमें लगभग 9 राष्ट्र हैं, 9 देश हैं। ठीक, कौन कौन है, एक है आपका इटली, दक्षिण कोरिया, कनाडा, स्पेन, तुर्की, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ठीक, माल्टा और पाकिस्तान। ठीक, ये चीजें, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी क्या कर रहा है, विरोध करने के लिए। मतलब ये है जो खुद तो मांग नहीं रहे हैं, दूसरे का विरोध कर रहे हैं। समझ रहे हैं। ठीक, ये वही समाज वाले होते हैं जो दूसरे की टांग खींचते हैं, ऐसा कह सकते हो। तो ये लोग ना उन 4 देशों की टांग खींचने का काम करते हैं। ठीक, ये चीजें, ठीक, ये क्या करते हैं कि 4 देशों की टांग खींचने का काम करते हैं। ये 4 देशों की टांग खींचने का काम कर रहे हैं कि ये 4 देशों को वीटो पावर नहीं मिलना चाहिए। वीटो पावर अगर मिलेगा तो बाकायदा एक तरफ से कहा जाए कि इनमें बेहतर एक तरफ से का सामंजस्य हो, बेहतर इनसे बात किया जाए, और बाकायदा एक तरफ से सलाह मशवरा इनसे लिया जाए, तब जाके आपके क्या कह सकते हैं, तब जाके आप क्या कहते हैं कि इनको वीटो पावर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये मतलब ये 4 जो G4 था, इन कंट्री का विरोध करने के लिए ये बना है। तो ये थे आपके क्या कहते हैं कि ये इसमें टावर। एक और अगर टॉपिक है तो पता है, स्थायी देशों में जो एक स्थायी, जैसे 5 स्थायी देश हैं, 5 स्थायी देश में जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन क्या कह रहा है कि हम भारत को वीटो पावर देने के लिए तैयार हैं। ठीक,
हम भारत को वीटो पावर देने के लिए तैयार हैं। सॉरी, वो उल्टा कह रहा है, ऐसा कह रहा है। ब्रिटेन क्या कहता है कि हम भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट देने को तैयार हैं, लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। समझ रहे हैं? ठीक, वो क्या कह रहा है कि हम भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट तो देंगे, लेकिन वीटो पावर नहीं देंगे। ये तो वही सी बात हुई कि हम बच्चे की शादी करवा देंगे, लेकिन टच करने नहीं देंगे। समझ रहे हैं? वैसा ही एक तरफ से कहा जाए, ऐसी ऐसी चीजें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ऐसी घटनाएं चल रही हैं। तो ये आपका क्या कहते हैं कि वो है। ठीक, या फिर लड़की का बाप बोले कि हम लड़की का शादी तो कर दे रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारे यहाँ विदाई नहीं करेंगे। तो ये एक तरफ से कहा जाए कि इस तरीके की क्या है घटनाएं चल रही हैं। तो ये था आपका क्या बोलते हैं कि पूरा सुरक्षा परिषद का टॉपिक। सुरक्षा परिषद क्या है, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद में वीटो पावर होता क्या है, वीटो पावर किन देशों के पास है, वीटो पावर में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भारत को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिल गया तो क्या फायदा, नहीं मिलेगा क्या बोलते हैं, सॉरी, मिल गया तो क्या फायदा है और क्या घाटा है, ये एक तरफ से चीजें। प्लस भारत जो डिमांड कर रहा है, इसमें भारत ही नहीं 4 अन्य देश भी हैं, मतलब 4 देश मिलकर डिमांड कर रहे हैं और उनका विरोध करने के लिए भी 9 देश खड़े हुए हैं। तो ये पूरा टॉपिक आपके सुरक्षा परिषद का था, जिसमें समग्र चीजों को हम लोग बताने का क्या किए, प्रयास किए। ठीक, ये अगला देखें क्या बोलते हैं कि ये यूएनओ का तीसरा अंग। यूएनओ में जैसे बताया ना कि 6 अंग हैं, 6 इसके एक तरफ से कहा जाए कि कमरे हैं, उसमें हमने 2 कमरा ही अभी खत्म किया है, अभी ये तीसरे कमरे में हम लोग जा रहे हैं। तो तीसरा कमरा क्या है या तीसरा अंग क्या है, इसका नाम है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एवं सोशल काउंसिल। इसमें ना 54 देश इसके सदस्य हैं। इसके सदस्य देश कितने हैं? 54। कहां से चुने जाते हैं? 193 सदस्य देशों से भी 54 चुने जाते हैं। ये 54 देश क्या होते हैं, 3-3 साल के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य हमेशा इसके निकलते रहते हैं। मतलब 54 को ही अगर बांट दो 18-18 में, 18-18-18, ठीक, तो 3 साल के लिए ये गया, 3 साल के लिए ही गया, 3 साल के लिए ही गया, उसके बाद फिर इसकी जाने की बारी, ऐसे बारी बारी से क्या है ये आते जाते हैं। ये आपके क्या बोलते हैं कि इसके 54 सदस्य हैं। अब देखिए एक काम क्या करता है, इसके नाम पर ही जाइएगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक मतलब विश्व में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, इस सबको बढ़ावा देगा। सामाजिक मतलब समाज के उत्थान के लिए काम करेगा, जिसमें जितने भी पिछड़े लोग हों वो आगे बढ़ें, जैसे महिलाएं आगे बढ़ें, बुजुर्ग आगे बढ़े, ठीक, बच्चे आगे बढ़ें, अन्य जो निचले तबके के जो लोग हैं वो उनको आगे बढ़ाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो सामाजिक आर्थिक परिषद विश्व में आर्थिक सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने और इनमें आ रही समस्याओं को दूर करने का काम करता है। ये अपना साल भर का एक रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत करता है, महासभा में। उस रिपोर्ट को कहाँ प्रस्तुत करता है, महासभा में। ठीक, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की 2 मीटिंग होती है साल भर में। इसकी मीटिंग कहाँ 2 होती है। एक मीटिंग होगी आपका अप्रैल में, कहाँ होती है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और एक मीटिंग होती है इसकी जुलाई में, और ये मीटिंग कहाँ होती है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। तो इसका एक तरफ से कहा जाए 2 मीटिंग ये होता है। ठीक, ये अगला चौथा परिषद देखिए, इधर के परिषद, इधर के जो टॉपिक है, अंग हैं, काफी छोटे छोटे हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा जैसे डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही इनमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन पहले थे उनको हमने पहले कवर कर दिया है। अगला है न्यास परिषद। ठीक, न्यास परिषद, ट्रस्टशिप काउंसिल। देखिए जब यूएनओ बन रहा था ना, यूएनओ बना था 1945 में। जब 1945 में यूएनओ बन रहा था तो उस समय बहुत से देश किसी न किसी बड़े कंट्री के क्या थे, गुलाम थे। तो इन गुलाम देशों में अच्छी व्यवस्था चले, यहाँ भी विकास है, यहाँ भी लोग आगे बढ़ें, यहाँ भी शांति एवं सुरक्षा है, तो ऐसे देशों को आगे बढ़ाने के लिए संस्था का गठन किया गया था, ट्रस्टशिप काउंसिल। लेकिन आज के डेट में कोई भी देश गुलाम नहीं है, तो कोई भी देश गुलाम नहीं है। तो इस जो ये ट्रस्टशिप काउंसिल है, ये ट्रस्टशिप काउंसिल की जो मीटिंग है, ये मीटिंग अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता का मतलब फिक्स नहीं है कि हर साल इसकी मीटिंग होगी ही होगी। इसमें यह रख दिया गया है कि हाँ, कभी अगर ये लोग चाहें तो मीटिंग कर लें, ना चाहें तो ये मीटिंग नहीं चलेगी। ये तो मतलब आज के डेट में ये जो काउंसिल है, ये काउंसिल की उपयोगिता एकदम में 0 हो गई है, किसी भी काम का ये काउंसिल नहीं है। लेकिन ये काउंसिल काम करता क्या था, ये एक तरफ से कहा जाए कि पैसे की इकट्ठा करता था ताकि इन देशों में अच्छे से व्यवस्था चले। ठीक, इसमें लगभग 12 देश क्या थे, इसके सदस्य थे। आज के डेट में ना इसका काम कौन करता है, न्यास समिति। ठीक ना, न्यास
समिति, ये न्यास समिति आप पढ़े होंगे जब महासभा की 7 समितियां पढ़ाए थे, उन 7 समितियों में जो 7वीं वाली समिति थी ये वही न्यास समिति थी। आज ट्रस्टशिप काउंसिल का ज्यादातर काम वही न्यास समिति ही कर देती है, इसके लिए अलग से ये व्यवस्था हम लोग ये लेकर नहीं चलते। लेकिन हालांकि इसको पूरी तरह डिलीट नहीं किया गया है, ये आज भी है, बस इसकी मीटिंग नहीं होती, ये एक तरफ से कहा जाए कि ये है। अगला देखते हैं सचिवालय। 5वां अंग क्या है? सचिवालय। सचिवालय क्या करता है? पूरा यूएनओ के कामकाज की देखरेख करता है कि कामकाज कैसे चलेगा, मीटिंग कहाँ होगी, मीटिंग के लिए कितनी कुर्सियों की जरूरत पड़ेगी, शौचालय कैसा रहेगा, नाश्ता में क्या मिलेगा, जितने सदस्य आएंगे वो कहाँ रुकेंगे, कौन से होटल में रुकेंगे, किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, इस सारा काम कौन देखता है? सचिवालय देखता है। ये सारा काम कौन देखता है? सचिवालय देखता है, ठीक ना, सेक्रेटरियल कहते हैं इसको। इसका कार्य क्या है? महासभा के साथ साथ सुरक्षा परिषद को विश्व शांति के लिए कार्य करने हेतु सुझाव देना या राय देना, ठीक। महासभा और सुरक्षा परिषद की बैठक के आयोजित कराता है तथा इनके यहाँ ध्यान लगाता है कि आपको किस मुद्दे पर काम करने की जरूरत है, ठीक। ये समय समय पर पूरे विश्व जगत को क्या करता है, कहीं ना कहीं ध्यान दिलाता है कि आपको क्या करना है, किस तरह काम करना है। तो ये ध्यान दिलाने वाला काम करता है, मतलब ऐसा कहें कि ये एक अलार्म घड़ी है, ठीक, ये एक अलार्म घड़ी है, ठीक। ये एक तरह से कहा जाए कि ये अपना प्रतिवेदन महासभा को देता है हर साल, मतलब इसका एक रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट को ये कहाँ जारी करता है? महासभा में, महासभा को देता है। सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव कहलाता है, ठीक ना, ये चीजें। आपकी जो ये पढ़ रहे हैं हम लोग 5वां अंग सचिवालय। सचिवालय में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उस अधिकारी को महासचिव कहते हैं। महासचिव की नियुक्ति कौन करते हैं? महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है, और ये कितने दिन के लिए करती है? ये आपके करेगी 5 साल के लिए। एक व्यक्ति को नियुक्त करेगी, कब तक के लिए? 5 साल के लिए। एक व्यक्ति 2 बार से ज्यादा महासचिव नहीं बन सकता, एक ही व्यक्ति यूएनओ के सचिवालय का महासचिव 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता, ठीक ना। ये एक तरह से कहा जाए कि निर्धारित कर दिया गया। अभी की डेट में इसके सचिव कौन है, इनके बारे में देखते हैं। तो देखिए, हम इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यूएनओ के महासचिव यानी सचिवालय के महासचिव, पहले महासचिव कौन थे? त्रिंगवेली, ये नॉर्वे के थे, ये पहले महासचिव थे। वर्तमान में महासचिव कौन है? वर्तमान में महासचिव हैं आपके एंटोनियो गुतेरस। वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस, ये पुर्तगाल के हैं, ये अभी वर्तमान में यूएनओ के क्या हैं? महासचिव हैं, ठीक। ये चीजें। अगला है कि यूएनओ की जो ये 5 संस्थाएं हम लोग पढ़ें, अभी के डेट में हम लोग 5 संस्थाएं यूएनओ की पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने महासभा पढ़ा, जिसमें हमने सुरक्षा परिषद पढ़ा, आर्थिक सामाजिक परिषद पढ़ा, न्यास परिषद पढ़ा और सचिवालय पढ़ा। ये 5 के पांचों बॉडी का जो हेडक्वार्टर है, या 5 के पांचों संस्थाओं का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ये 5 के पांचों हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में, ठीक है। 5 के पांचों संस्थाओं का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, ठीक। ये चीजें अभी हम लोग छठा अंग नहीं पढ़े हैं, छठा अंग भी पढ़ना है। छठा अंग का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, छठा अंग का हेडक्वार्टर दूसरे जगह है, और इसीलिए वह बहुत चर्चे में रहता है और पूछा जाता है उसके बारे में। छठा अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक। छठा अंग क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसको यूएनओ का न्यायिक अंग भी कहते हैं, न्याय देने का काम करता है। जितने भी अंतरराष्ट्रीय समस्याएं होती हैं, जितने भी अंतरराष्ट्रीय विवाद होते हैं, इनको सुलझाने का काम कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय करता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के दिए गए डिसीजन, जिस देश के खिलाफ भी डिसीजन दिए जा रहे हैं, उस देश पर मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह देश चाहे तो उस डिसीजन को मान सकता है, चाहे तो नहीं मान सकता है। ये अंतरराष्ट्रीय डिसीजन या फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिए गए डिसीजन मान्य नहीं है, बाध्य नहीं है, ठीक ना। लेकिन एक कंडीशन पर बाध्य हो जाएगा, अगर 2 राष्ट्र अपना मुद्दा जानबूझकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लेकर जा रहे हैं सुलझाने के लिए, तब उनको बाध्य हो जाएगा, तब उनको एक तरफ से कहा जाए क्या है? मानना ही पड़ेगा। तब उनको क्या है? मानना ही पड़ेगा। ये एक तरफ से कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये है, ठीक। अगला है महासभा समेत अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को कानूनी के संबंध में या कानून या विधि के संबंध में क्या देता है? सुझाव देता है। अगला संबंध क्या है? जितनी भी महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक न्यास परिषद हो गया,
सॉरी आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गया, न्यास परिषद हो गया, सचिवालय हो गया, इन सबको कभी भी अगर कानून क्षेत्र में सुझाव चाहिए होता है तो किससे मांगते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से मांगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उनको प्रोवाइड कराता है या देता है। ठीक, ये आपका क्या कहते हैं अगला है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने हैं? 15 न्यायाधीश हैं। ठीक, 15 न्यायाधीश। कौन नियुक्ति करता है? तो महासभा सुरक्षा परिषद, ठीक ना, महासभा सुरक्षा परिषद, ये दोनों मिलकर नियुक्ति करते हैं। और न्यायाधीशों का कार्यकाल कब तक होता है? ये इसका न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 9 साल तक। ठीक, ये चीजें। अंतरराष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड में है। बाकी के 5 संस्थाओं का हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यूयॉर्क में। बस एक संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग के, नीदरलैंड में। ये थोड़ा सा एक उल्टा है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक, क्या कोई भारतीय इस न्यायालय में न्यायाधीश बना है? तो हाँ, बने हैं। भारत के लगभग 4 न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवा या सर्विसेज दे चुके हैं। इनमें कौन कौन है? वीएन राव, नागेंद्र सिंह, आर.एस. पाठक और दलवीर भंडारी। अभी के डेट में दलवीर भंडारी वहां पर क्या दे रहे हैं? अपने अनुभव और अपने एक्सपीरियंस से न्याय देने का काम कर रहे हैं। ये एक तरफ से कहा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में क्या था, टॉपिक था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है। ठीक, ये चीजें लगभग हम अपने एक तरफ से कहा जाए कहीं ना कहीं टॉपिक के अंत पर है। अब हम लोग देखेंगे, ये था पूरा यूएनओ। यूएनओ कैसे बना, क्यों बना, क्या उद्देश्य था, क्या इसके एक तरफ से मोटिव थे, फिर यूएनओ के कितने अंग हैं, इसमें पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सभी अंग को हमने कवर कर लिया। क्या नाम है, क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, कितने सदस्य रहते हैं, ये सारा चीज हमने क्या किया? यूएनओ का देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि यूएनओ की कमियां क्या है। ठीक ना, अब हम लोग देखेंगे यूएनओ जो इतना बढ़ चढ़कर या इतना बड़े लेवल पर आया कि यार हम सबको किनारे कर देंगे, सारी समस्या दूर कर देंगे, सब चीजें एक तरफ से सुधार करके ला देंगे, तो ये काम कितना किया? ठीक ना, कितना काम किया है? यूएनओ की कमियां क्या है, ये एक तरफ से इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, यूएनओ की कमियां क्या है कि ये वित्तीय सहायता के लिए सदस्य देशों पर निर्भर है। ठीक, यूएनओ की सबसे बड़ी कमियां हैं कि ये जितना भी पैसे की जरूरत है, इसको कुछ भी काम कराना है उसमें पैसा लगेगा, तो पैसा इसके पास कहीं से आता ही नहीं है। ये सदस्य देशों से उधार मांगता है। और जब सदस्य देशों से उधार मांगता है तो इस देशों को भी कभी ना कभी इस देश पर अगर कुछ निर्णय देना हुआ तो यूएनओ इस पर निर्णय देने से डरता है। जैसे उदाहरण के तौर पर यूएनओ को जितना भी पैसा मिलता है उसमें 25% पैसा कौन देता है? अमेरिका देता है। तो कभी भी यूएनओ को अमेरिका के खिलाफ अगर कुछ सवाल खड़ा करना हो या कुछ दिक्कत करना हो, कुछ जुर्माना लगाना हो, तो कभी यूएनओ इसके खिलाफ निर्णय लिया ही नहीं। अमेरिका के खिलाफ कभी भी निर्णय क्या है? लिया ही नहीं है। तो पहली कमी यह है कि इनके पास पैसे की कमी है, सदस्य देशों पर निर्भर हैं, इसलिए यह निष्पक्ष होकर क्या है? डिसीजन नहीं ले पाते। ठीक, दूसरा इस पे क्या है कि यूएनओ के पास खुद की सेना नहीं है। यूएनओ के पास खुद की सेना नहीं है। कुछ काम अगर करना हो तो इनके पास खुद की सेना नहीं है, ये सदस्य देशों से सेना लेते हैं और इसीलिए एक तरफ से कहा जाए कि ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली काम भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, अगला कमियां अगर देखते हैं इनकी, अलग अलग कमियां क्या है? अगला कमियां है वीटो पावर की। जो आपने देखा होगा ना, लास्ट क्लास का जो लास्ट टॉपिक था, ठीक है, इसके लास्ट क्लास में जो उसमें वीटो पावर के बताए थे कि वीटो पावर क्या है, वीटो पावर की क्या कमियां हैं, वीटो पावर किस प्रकार ये, तो ये वीटो पावर कहीं ना कहीं सुरक्षा परिषद या यूएनओ के सारे कमियों को क्या कर रहा है? उजागर कर रहा है। क्योंकि जितने भी सदस्य देश हैं अपने हित में क्या लेते हैं? वीटो पावर का प्रयोग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूएनओ की कमियां हैं। और वीटो पावर मतलब 5 देशों की जो विश्व पे तानाशाही चल रही है, ये एक न दिन क्या करेगी? ये विश्व में एक तृतीय विश्व युद्ध को बढ़ावा देंगी या तृतीय विश्व युद्ध का आधार तैयार कर रही हैं, जो यूएनओ की एक बहुत बड़ी कमियां हैं जिसमें सुधार करने की अति आवश्यकता है। अगला है यूएनओ के कुछ सिद्धांत बहुत ही पुराने हैं, इनमें एक तरफ से कहा जाए बदलाव करने की आवश्यकता है। जैसे यूएनओ के टॉपिक है ना कि हम किसी के आंतरिक मामले में क्या करते हैं? हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या हर देश को एक तरफ से उनकी संप्रभुता, ये सब चीज का ख्याल रखेंगे। कोई देश बताइए अपने यहाँ नियम बना रहा है कि 9 साल में ही लड़कियों को शादी करना अलाउ रहेगा, या लड़कियों की शादी 9 साल में ही कर देंगे। ऐसे में यूएनओ उस पर सवाल क्यों नहीं खड़ा करे? ये बोलेगा कि तुम्हारे देश की संप्रभुता है, तुम अपने हिसाब से जैसे लो वो लो, ऐसा नहीं है। जबकि मानवाधिकार या फिर मूल अधिकारों के लागू करने के पीछे ना यूएनओ को किसी ऐसे देश में हस्तक्षेप करना चाहिए या किसी देश के नियम कानून में भी हस्तक्षेप करना चाहिए अगर वह देश कुछ उलट काम कर रहा है। तो इसके पुराने सिद्धांतों में क्या है? थोड़ा सा बदलाव करने की आवश्यकता है। अगला, विश्व लेवल पर जितने भी युद्ध हो रहे हैं ना, ये युद्ध को ना यूएनओ रोकने में असफल रहा है।
जैसे आज के डेट में रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, जिसमें ईरान भी आपका क्या कहते हैं कि आने वाला है, या ईरान का भी युद्ध कहीं ना कहीं चल रहा है। तो ये जो युद्ध चल रहे हैं, इन युद्ध को आज तक कहीं ना कहीं रोक नहीं पा रहा है यूएनओ। कई देशों में तख्ता पलट हुआ, सैन्य तख्ता पलट, जहां सेना ने ही क्या है सभी नेताओं को जेल में डालकर खुद ही सत्ता अपना ली। जैसे हमारा पड़ोसी म्यांमार में हुआ, बांग्लादेश में अभी कुछ देखने को मिला, वहां के एक तरफ से कहा जाए कि इस तरीके की घटना हुई। आपके इधर तालिबान वाले क्षेत्र यानी अफगानिस्तान में देखने को मिला, अफ्रीकी कंट्री में हमेशा ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसी जो इतनी भी घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को रोकने में क्या है असफल रहा है, जो यूएनओ की बहुत बड़ी कमियां हैं। यूएनओ की क्या है, ये बहुत बड़ी बड़ी क्या है कमियां हैं। अगला देखते हैं कि अच्छा यूएनओ की हम लोगों ने कमियां तो गिना दी, पर इन कमियों को दूर कैसे किया जाए, इन कमियों को कैसे दूर कैसे किया जाए। किसी भी चीज की अगर आप कमियां गिना रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप एक ऐसा सुझाव दें जिससे वो अपनी कमियों को दूर कर सके। यूएनओ की जो भी कमियां हैं, उन कमियों को दूर कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, यूएनओ की कमियां के लिए यूएनओ को ना खुद का आय सृजित करना पड़ेगा, खुद का इनकम क्या है जनरेट करना पड़ेगा। किसी दूसरे देश पर निर्भर रह के यूएनओ को नहीं रहा जा सकता या नहीं अच्छे से काम कर सकता। इसको खुद की आय को क्या है बढ़ाना पड़ेगा, खुद पैसा रुपया कमाना पड़ेगा। खुद पैसा रुपया कमाने के लिए क्या करे, विश्व व्यापार जो होता है उस पर टोबिन टैक्स लगा दे, ठीक ना। विश्व व्यापार जो होता है उस पर क्या लगा दे, टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स क्या होता है, एक देश दूसरे देश से जब भी कुछ व्यापार करता है तो पैसे से लेन देन लेता है। इस टैक्स पर 1% या 0.5% या कितना, जैसे जितना भी यूएनओ सोचे उतना टैक्स लगा दे। सिंपल, विश्व में व्यापार हो रहा है, एक देश दूसरे देश से कुछ भी खरीद रहा है, उसका 1% पैसा कहाँ चला जाए, यूएनओ के खाते में चला जाए। इस घटना को कहेंगे टोबिन टैक्स। टोबिन टैक्स अपनाया जाए जिससे यूएनओ की क्या है आय बढ़ सके, जिससे यूएनओ की क्या है आय बढ़ सके। तो ये आपका क्या कहते हैं कि टोबिन टैक्स है। अगला अगर देखा जाए तो अगला आपका क्या है, सुरक्षा परिषद में बदलाव करने की आवश्यकता है। आपको पता है ना, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में आपके वीटो पावर का दुरुपयोग हो रहा है, और वीटो पावर कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर 5 देशों की तानाशाही को क्या कर रहा है, बनाता है। तो इस सुरक्षा परिषद में क्या है बदलाव करना चाहिए, या तो वीटो पावर ही खत्म कर दो, ठीक, या तो वीटो पावर में अन्य देशों को भी क्या है सम्मिलित करो, ठीक। ये चीजें विश्व लेवल पर 2 संस्थाएं हुई हैं, एक का नाम है राजा ली आयोग और एक है कलार्सन कमीशन। इन्होंने भी एक सुझाव दिया था कि वीटो पावर की शक्तियां बढ़ाई जाए, यानी स्थायी सीटों, सुरक्षा परिषद में स्थायी देशों की सीटों को बढ़ाया जाए। 5 है ना, कम से कम 10-11 किया जाए, ठीक, इस तरीके का। और अलग अलग क्षेत्रों से राज्यों को लिया जाए, राष्ट्रों को लिया जाए, जैसे दक्षिण से भी लिए, दक्षिण अमेरिका से भी लिए, अफ्रीका से भी ले, ऑस्ट्रेलिया से भी ले, इधर भी एक तरह से काजे लेने के लिए सुझाव दिया गया है। अगला है कि क्यों ना हम सुरक्षा परिषद से अधिकार छीन के महासभा को मजबूत बना दें, या महासभा को ही महत्वपूर्ण बना दें। महासभा में तो 193 देश हैं, और 193 देश सब अगर मिलकर पूरी दुनिया पर काम करेंगे, पूरी दुनिया के विकास के लिए काम करेंगे, बहुत ही बखूबी और अच्छे तरीके से काम होगा। आज 5 लोग मिलकर दादागिरी टाइप का करते हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए देखते हैं, ठीक, सिर्फ अपने लिए फायदे के लिए देखते हैं। तो अगला सुझाव है कि महासभा को सुरक्षा परिषद से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अंग बना दिया जाए। और एक और सुझाव है, यूएनओ की खुद की स्थायी सेना होनी चाहिए। यूएनओ क्या करे, खुद की स्थायी सेना का क्या करे, डेवलपमेंट करे, खुद की स्थायी सेना की नियुक्ति करे, बाकायदा वैकेंसी निकाले, लोग ना यूएनओ की सेना के लिए भर्ती हों, ठीक। भारत में वैकेंसी निकले कि यूएनओ की सेना, जिसमें व्यक्ति यूएनओ की सेना का भी तैयारी करे और वहां भी भर्ती होने के लिए क्या करे, कोशिश करे। तो डायरेक्ट कैसे काम करेगा, व्यक्ति यूएनओ के लिए काम करेगा, ठीक, ये चीजें। तो ये थे आपके क्या कहते हैं कि सुझाव, जो कहीं ना कहीं यूएनओ की कमियों को क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो ये था हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हमने आपका क्या कहते हैं कि यूएनओ और यूएनओ के सारे अंग के बारे में जाना, और तथा इसमें देखा कि सुरक्षा परिषद क्या है, वीटो पावर क्या है, वीटो पावर का किस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है, क्यों बदलाव की जरूरत है, भारत को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वीटो पावर पाने वाले देश जैसे G4, वीटो पावर G4 को देने के लिए या इनका विरोध करने के लिए एक अलग कॉफी क्लब, ऐसे बहुत सी चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया कि है इस पूरे समग्र चैप्टर में या समग्र सेशन में ख़त्म करने का प्रयास किया। तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसके लिए सॉरी। और थोड़ा सा मैं ज़्यादा जल्दी बोलता हूँ, अगर आपको थोड़ा दिक्कत होती है अंडरस्टैंडिंग में
तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उसको सुधारने की। नहीं तो आप क्या करें कि वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कम करके देख लें, वहाँ से भी आपकी एक तरफ से कहा जाए कि ये समस्या अगर होगी तो सॉल्व हो जाएगी। तो ये था क्लास का आज का वीडियो। इसके बाद हम लोग यूएनओ के अन्य संस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, यूनिसेफ और अन्य जो इतनी भी संस्थाएं हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज पूरे ही अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठनों को ख़त्म करने के बाद ही ख़त्म होगी। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहें और एक तरफ से कहा जाए कि धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।